और जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? मज़े में? चलिए, मज़े में ही होना चाहिए। तो हम लोग आ जाते हैं अपने सॉलिड स्टेट के तीसरे लेक्चर की तरफ। 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और उनके जो 4 टाइप में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया। तो उनमें 2 टाइप को डिस्कस कर लिया। पहला था मेटालिक सॉलिड, दूसरा था कोवैलेंट सॉलिड। हाँ, लास्ट की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा था कि क्वार्ट्ज और ग्लास क्या पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया कि नहीं है, एकदम सही है। सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, ये नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ग्लास नहीं है, इसीलिए वो पॉलीमॉर्फ्स नहीं। एक्चुअली तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं मैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड दोनों में पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पॉलीमॉर्फ्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होगा, एमॉर्फस का एमॉर्फस सॉलिड्स में होगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा तीसरा सॉलिड जो था, क्या था? तीसरा जो था वो था आयोनिक सॉलिड, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। चलिए, अब इसमें बात करें हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। वही ना, सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे। तो बताइए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आयनिक सॉलिड है तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। तो आयंस में क्या होगा? कटायन और अनायन, यही कोई होगा। गुड। उसके बाद हम लोग क्या बात करते थे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद फोर्स। तो यहां पे तो सीधे लिखिए इंटर लिख लीजिए, इंटर पार्टिकल फोर्स। वही इंटर पार्टिकल फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? बताइए। अरे सिंपली, जब इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए, इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, इंटर पार्टिकल। अरे क्या सर, क्या आप भी स्पेलिंग भी सही नहीं लिखते हैं। अरे कोई बात नहीं, देख लीजिए, स्पेलिंग सीख लेंगे। अरे आस्ते सीख लेंगे स्पेलिंग, ठीक है। चलिए, तो इंटर पार्टिकल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। उसके बाद हम क्या डिस्कस करते थे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और इसके बारे में क्या बताना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटालिक सॉलिड्स का? अरे आप सबको पता है भाई, हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। आगे आते हैं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग क्या देखते थे? कंडक्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग क्या देखते थे? कंडक्टेंस। चलिए, तो कंडक्टेंस। अब बताइए, कंडक्टर होता है, क्या होता है? तो लिख लीजिए, ऐसे तो आप सबको पता ही होगा कि इंसुलेटर होता है इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इंसुलेटर होता है। बट कंडक्टर होता है किसमें? फिर से देखिए, ये तो पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। आयनिक वो सॉलिड फॉर्म में अगर रहा तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। लेकिन एक्वस फॉर्म में रहा या मॉल्टन फॉर्म में रहा, इन दोनों फॉर्म में क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो सारे इसके आयंस जो हैं वो बंधे से रहेंगे, लेकिन मतलब फ्री नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक्वस स्टेट में आएगा या मॉल्टन स्टेट में आएगा, तो उसके जो कटायंस हैं या एनायंस हैं, जो भी आयंस हैं, वो फ्री हो जाएंगे। तो जो फ्री हो जाएंगे तो मूव कर सकते हैं। तो लिखिए, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस और
मॉल्टेन स्टेट। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए फटाफट इसको। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ यही है, एक ही, कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में आ जाए, मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन में आए, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए, तो उनके जो आयंस होगा, मान लीजिए लेट अस सपोज NaCl है, तो क्या होगा Na+Cl-, तो Na+Cl- अब फ्री हो गया मूव करने के लिए, तो वो मॉल्टेन स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो, उसमें कंडक्टर होता है। गुड, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट कुछ नहीं था, सिर्फ लिख लीजिए यहाँ पे भी कि दे आर हार्ड, ये भी हार्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए खास बात है कि आयनिक सॉलिड में उतना कुछ है नहीं, सिर्फ अब इसका लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो ये हुआ NaCl, KCl, CHCl वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको कर लिया। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। अब तीसरा, 3 तरह का तो हो गया, उसके बाद चौथा वाला कौन सा था, याद आ रहा है? चौथा वाला कौन सा था भाई? एकदम सही, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक चीजें हैं, इनसे कुछ खास क्वेश्चंस किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम्स में नहीं बनते हैं, फिर भी हम लोग देख लेंगे, इसको देख ही रहे हैं। चलिए अगला हमारा लास्ट वन कौन सा है? 4th वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, चलिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, तब इनका सबसे पहले लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा भाई, बताइए बताइए। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल, तो दिख रहा था, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और सेम टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। चलिए समझेंगे इस बात को कैसे, आगे चलते हैं। इनका दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बाद अब आते हैं हम लोग फोर्स की बात करते थे, तो यहां अगर हम लिखें कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होगा? अब आप कहें कि सर यहाँ पे तो आप इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर, अरे यार इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होगा? तो देखिए हाँ, इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये तो मॉलिक्यूल्स है ना भाई, तो इनमें हम लोग क्या लिखेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आराम से लिख सकते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिए, चलिए बोर्ड पे आइए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ समझना है। यहाँ पे लगता है वंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। चलिए अब वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो आपको याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था ना भाई, तो खैर मैं भी पढ़ाया था, तो 11th वाले केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो उसमें देख लेंगे, मिल जाएगा आपको वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता क्या है। तो देखिए वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कई तरह के होते थे, हमने बताया था आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, फिर से समझते हैं इस बात को। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने क्या करते हैं, क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, गुड। अब उसके बाद हुआ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या लगता है? तो वंडरवाल इंटरेक्शन लगता है। अब जब वंडरवाल इंटरेक्शन लगता है तो वंडरवाल इंटरेक्शन भी कई तरह का होता था। तो ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन 3 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को MS। तो देखिए पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा होता है पोलर सॉलिड,
और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाँ जी भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी समझ गया ना, याद है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है, एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, यह है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने MS लिख दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मतलब क्या कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिया? गुड। तो हम लोग अब तीनों को समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं अब यहाँ से और एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या था इसमें? तो हम लोग इसको फोर्थ का ए मान लेते हैं। तो फोर्थ का ए क्या था? हमने कहा नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, चलिए हमने कहा नॉन पोलर सॉलिड्स। चलिए इधर देखिए। ठीक है, अब देखिए नॉन पोलर सॉलिड्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, पहले यही लिख लेते हैं, यही समझ लेते हैं। तो देखिए नॉन पोलर सॉलिड्स जो होंगे, जैसे आर्गन का सॉलिड जो होगा, जैसे हाइड्रोजन का सॉलिड जो होगा, जैसे CCl4 भी नॉन पोलर होता है, ये सॉलिड हो जाएगा, Cl2 भी होगा। ये सब जो है ये नॉन पोलर सॉलिड्स हैं, समझ में आ रहा है? अगर आर्गन, तो नॉन पोलर सॉलिड्स क्या है? AR, H2, CCl4, Cl2, ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है? पोलर नहीं है, इनके पास पोलरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, जीरो है। तो चलिए अब इन तरह के सॉलिड्स जो होंगे इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो क्या लगेगा बताइए जरा। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात कर लें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा इनका, बताइए जरा, कौन सा फोर्स लगेगा? अरे याद आ रहा है कुछ? देखिए जब नॉन पोलर सॉलिड्स हैं तो उसमें क्या लगता था नॉन पोलर के बीच? लंडन फोर्स, जिसको कहते थे लंडन फोर्स, या इसको ये भी कहते थे ना डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या गड़बड़? चलिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं तो फिर केमिकल बॉन्डिंग 11th वाले का लेक्चर देख लीजिए, वहां से हो जाएगा। अब इनके बारे में हम जरा बात कर लें। तो ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। गुड। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है। क्या होता है? वेरी लो होता है। गुड। चलिए इसको फटाफट कॉपी कीजिए। अब दूसरे की बात करते हैं, बी में क्या है? पोलर सॉलिड्स। ठीक है ना? अच्छा, पोलर सॉलिड्स कौन कौन से होंगे बता ही सकते हैं आप। HCl ले लीजिए पोलर सॉलिड, ठीक है, और क्या लीजिएगा? SO2 ले लीजिए पोलर सॉलिड। ऐसे बहुत सारे जो भी सॉलिड्स होंगे वो सब पोलर सॉलिड हो जाएंगे। और अब फिर भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा इनके बीच? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा बताइए? सॉलिड्स, अब याद कीजिए कि पोलर वाले के बीच में कौन सा फोर्स लगता था? तो याद आ गया, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना? तो जब डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, अच्छा ये भी इंसुलेटर होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। गुड। और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली इनका इससे ज्यादा होता है। आपको याद होगा हमने जब वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ाया था तो उसमें जितने टाइप के फोर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि उसमें ये फोर्स इससे ज़्यादा स्ट्रांग, इसके बाद ये स्ट्रांग, इसके बाद ये स्ट्रांग, ऐसे करके मैंने सबको डिफाइन किया था।
तो उसी बेसिस पे ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है विद रिस्पेक्ट टू लंदन फोर्स से। तो जब स्ट्रांग होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके नॉन पोलर सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेकिन इसका भी लो होता है, इसका बहुत लो होता है। जैसे आप समझने के लिए अगर चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे H2 का अगर आप बात करें हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है -259 के आसपास, नियरली कह लेते हैं, नियरली इसको लिख ली चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली -259 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बताइए इतना कम होता है। जैसे CCl4 का भी हमको लग रहा है कि -22 या 23 के आसपास होता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है इनका। उसी रेस्पेक्ट में अगर जब हम बात करते हैं इनका, तो इन लोगों का इन सॉलिड्स का, पोलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन पोलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। आगे बढ़ें, लास्ट वन जो बच गया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। देखिए बात सिर्फ इतना है कि आपको समझ लेना है कि कौन सा सॉलिड किस तरह का होता है, किस तरह का बनता है। हाँ, NCERT में एक क्वेश्चन भी है जो कि बताना है कि कौन सा सॉलिड है, तो वो भी हम लोग देख ही लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे इसको बता सकते हैं। दिक्कत कहीं नहीं है, हर तरह का सॉलिड क्लियर है, समझना है सिर्फ। चले, और लास्ट वाला जो बच गया था वो C मान लेते हैं, फोर्थ का वो था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। समझ में आ रहा है ना? समझने वाली बात ही है थोड़ी बहुत, बस इसमें कुछ खास नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन सा होगा? चलिए बेटर एग्जांपल इसका होता है H2O आइस। ओके, H2O आइस, ठीक है। इसका सबसे गुड एग्जांपल होता है H2O आइस। और अब हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे पूछें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा इसमें, तो भाई क्लियर है। अब इसमें क्या पूछना है, सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्डेड जब लिख दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और अब इनके बारे में भी वही है, ये भी इंसुलेटर होते हैं। अब देखिए इंसुलेटर कहे कि सर वाटर में तो करंट मार देता है भाई, वाटर इंसुलेटर कैसे, कंडक्टर ना होता है? अरे नहीं भैया, वाटर प्योर वाटर इंसुलेटर ही होता है। आपको जब करंट लग जाता है, जब आपको वाटर में करंट लगता है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ आयंस है, कुछ इम्प्योरिटीज है जो कंडक्टेंस का काम कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रही है। याद रखिएगा, इंसुलेटर ही होता है प्योर वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध जल जो होगा वो इंसुलेटर ही होगा। गुड, चले, ये यहाँ पे सब सॉफ्ट होते थे, ये हार्ड होता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड जो सबसे स्ट्रांग है इन लोगों में, तो ये तो हार्ड होगा ही। और ऑब्वियस सी बात है कि जब स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो ही होता है। लो तो होता ही है, लो तो होता है बट मोर देन पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड्स, ठीक है ना। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, लो होगा लेकिन ज्यादा होगा किससे, पोलर और नॉन पोलर सॉलिड से। रीजन आप समझ ही रहे हैं, कोई डाउट नहीं इसमें अब तक। चलिए वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो हम इसको अब मिटा देते हैं, कॉपी कर ही लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, अभी तक हम लोग सॉलिड स्टेट में कुछ चीज़ों को डिस्कस किए। वो क्या थे कि हमने सॉलिड स्टेट को समझ लिया, सॉलिड स्टेट को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड था। एमॉर्फस सॉलिड्स को पढ़ना बंद कर दिया बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ना था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पकड़ा तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में कौन कौन सा था, तो मेटेलिक सॉलिड था, कोवैलेंट सॉलिड था, इसके बाद कौन सा था याद करते जाइए, आयनिक सॉलिड था, उसके बाद कौन सा सॉलिड था, सबसे लास्ट वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड था। तो वो तीनों तो ठीक थे, लेकिन जब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात आई तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो था वो कौन सा था, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल इंटरैक्शन। और हमको पता है कि वैन डर वाल इंटरैक्शन ही
कितने तरह का होता है, बहुत सारे उसके भी टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल इंटरैक्शन मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, और सबको हमने देख लिया। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनसीईआरटी के आपके बुक में मैंने पहले भी बोला है और फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को पक्का पढ़ना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हो, सब का सब कर जाना है, समझ समझ के कर जाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अब तक के लेक्चर, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए तो देखिए, ये अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क मींस कोवैलेंट और एमोर्फस। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, अब तक जो हमने पढ़ा अगर हमारे पास कंसेप्ट बन गया होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम किसी भी तरह के सॉलिड को पहचानने में नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसमें, हमने 5-6 को उठा लिया है, इसलिए कि और सारे एकदम से डायरेक्ट या तो मेटल का नाम दिया हुआ होगा या डायरेक्ट आयनिक सॉलिड से NaCl दिया होता है। क्लियर है, आयनिक सॉलिड आयंस से बने हुए हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन थे उसको मैंने छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चंस को मैंने वहां से उठा लिया जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे P4O10, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि इसको कहते हैं, देखिए अब हमको डाउट क्या है, यही लग रहा ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है या नहीं है या नहीं, मतलब या तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा या नेटवर्क सॉलिड होगा, कोवैलेंट सॉलिड होगा, यही 2 तरह का प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। तो देखिए अब हमको समझ लेना, नेटवर्क सॉलिड का हमने एग्जाम्पल दिया था, जो भी वो समझे थे हम लोग कि कैसे होता था, याद है ना? नेटवर्क में उसका एक दूसरे से नेटवर्किंग में जाल की तरह एकदम से फैला रहता था। चलिए P4O10 को देखते हैं हम लोग। अब इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग समझ गए कि हमको निकालना क्या है, क्योंकि थोड़ा सा जगह हमको मिल जाएगा तो हम समझ पाएंगे। मतलब हमको यही बताना है, टाइप ऑफ सॉलिड्स बताना है कि कौन सा किस टाइप का सॉलिड है। चलिए तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है P4O10। देखिए अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए तो मेरा काम हो गया। तो देखिए P4O10 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये P हो गया और इसके बीच में O लगा रहता है, O, यहाँ भी O, ये O है भाई, O ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ और एक O यहाँ, और इसके बाद क्या होता है, एक O यहाँ और एक O यहाँ। देखिए P4O10 का स्ट्रक्चर है। तो देखिए P4O10 में इसके बाद कोई नेटवर्क टाइप का दिख रहा है कि और इससे भी आके जुड़ रहा है, इससे भी आके जुड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ये नेटवर्क सॉलिड नहीं है, आयनिक सॉलिड हो नहीं सकता क्योंकि आयंस नहीं है। और कौन सा सॉलिड था, मेटलिक सॉलिड हो नहीं सकता क्योंकि मेटल नहीं है, तो कौन सा सॉलिड होगा? क्लियर कट बात है कि ये जो होगा वो कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात समझ में आई? ऐसा ही आपको चेक करना है। ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आइए जरा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, इन लोगों को भी छोड़ देते हैं, इस H वाले की बात करते हैं, SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए अब सिलिकॉन के बाद कार्बन, अब इस कार्बन के साथ फिर 1 2 3, फिर इनके साथ फिर नेटवर्किंग में 1 2 3, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4, फिर इसके साथ 3, फिर इसके साथ भी 1 2 3। तो ऐसे करके ये क्या दिख रहा है, ये नेटवर्क में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, नेटवर्क जाली टाइप का। तो ये हो गया नेटवर्क सॉलिड। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस यही समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर और नेटवर्क सॉलिड में। तो इसको हम लिख दें नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड इसको लिख सकते हैं। चलिए कहानी क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, वेरी गुड। ये तो साफ ऐसे ही दिख रहा है कि आयनिक सॉलिड हो गया, आयंस में टूट जाएगा NH4+। क्लियर है ना? गुड। तो चलिए ये हो जाता है आयनिक सॉलिड। कोई डाउट हो पूछिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं। जो मैंने ग्रुप का
वो दे रखा है ग्रुप चार्ट, उसमें पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह, आप कहीं पूछ सकते हैं। P4 अब तो क्लियर है भाई। अब क्या है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, नेटवर्क तो कुछ बनने से रहा। अब ये प्लास्टिक, वेरी गुड, प्लास्टिक क्या है, एमोर्फस है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। क्वार्ट्ज क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, क्वार्ट्ज क्या है, चलिए क्वार्ट्ज के पहले जरा नीचे आ जाते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, क्योंकि ये भी एमोर्फस है तो इसलिए इसको लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसको भी एमोर्फस सॉलिड लिख दिया। गुड, अब बात करते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन क्या है क्वार्ट्ज, याद आया क्वार्ट्ज, अरे SiO2। SiO2 कैसा था, कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क था, याद नहीं आ रहा, चलिए समझ लेते हैं उसको भी। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर समझ में आएगा वो, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें कुछ नहीं, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजीली कि कौन सा मॉलिक्यूलर है और कौन सा नेटवर्क सॉलिड है। जैसे ये क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, यही था ना भाई, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं, क्वार्ट्ज की बात, हाँ क्वार्ट्ज का बात कर रहे थे। देखिए क्वार्ट्ज के SiO फिर Si फिर Si फिर Si फिर O फिर यहाँ भी 3 O फिर यहाँ भी 3 O। तो देखिए फिर अभी भी इसमें फिर मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो गया, अभी ये आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और। तो क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि क्या है, समझ में आ रहा है ना, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो कहाँ गया, क्वार्ट्ज यहाँ रहा, और इसका हो जाएगा, इससे लिख देते हैं कोवैलेंट सॉलिड, सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया, आगे आते हैं I2। अब क्या है, I2 तो ऐसे ही दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, शायद हमने एग्जाम्पल भी लिया था इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरी गुड, अब सिलिकॉन कौन सा सॉलिड होगा भाई, सीधी सी बात है, क्या बात है, ये कौन सा सॉलिड होगा, गुड। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर रहा, अब इसमें क्या बताना है मुझे, ये आपको बताना है कि कौन सा सॉलिड होगा। पूरा क्वेश्चन ये आपके NCERT का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, आपको इस सारे, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने अभी तो सिर्फ I तक ही लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हमको लग रहा है बहुत सारे पार्ट्स थे उसके, तो सबको आपको सॉल्व कर लेना है खुद से, इजी है, हो जाएगा। तो अब तक जो पढ़े थे हम लोग उनके बेसिस पे क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आज एक छोटा सा बात समझेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे समझने का, देखते हैं, और उसके बाद क्लास समाप्त कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, चाय वाय पी के आइए, पानी वानी पी के आइए, या ठीक है, पॉज करके चले जाइए, पानी वानी पी लीजिए, पी के आइए, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा आस्ते आस्ते स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में इन करना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा क्यूब की बात करते हैं। क्यूब, वेरी गुड, क्यूब, बस कुछ नहीं, एक क्यूब के बारे में बात करेंगे और आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। क्यूब, देखिए सॉलिड स्टेट को पढ़ाने का बहुत सारा तरीका है, 3D मॉडल लाके दिखा दिया वगैरह वगैरह से भी, और एक तरीका होता है रूम में, जैसे देखिए आप एग्जाम देने जाइएगा तो कहीं ना कहीं रूम में ही बैठेगा, बाहर तो बैठाएगा नहीं। तो मान लीजिएगा, लेट अस सपोज कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वो क्यूब है, क्यूब का मतलब सब तरफ का एज जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, बट मान लीजिएगा कि वो क्यूब है। और देखिए उसको हम एक कमरे को, जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, उस रूम को हम एक क्यूब मान के आपको समझाएंगे, और आपको उसी तरह समझ लेना है, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठिएगा और अगर आपको हम कोई मॉडल दिखा दे, कोई 3 डायमेंशनल
वीडियो वगैरह दिखा के आपको हम समझा दें तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे कोई मॉडल या 3 डायमेंशनल वीडियो तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ रूम जरूर मिलने वाला है जिसमें बैठ के आपको एग्जाम देना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट का इमेजिनेशन का सफ़र, सॉलिड स्टेट का सफ़र, जिससे कि वही धूम मचा दे आग लगा दे वाली कहानी है। चलिए तो बेसिक बातें पहले करेंगे। क्यूब तो आप सबने देखा होगा, तो बताइए क्यूब में सबसे कितने कॉर्नर होते हैं, बताइए। हमने क्या कहा, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको क्यूब मान लीजिए। तो देखिए एक नीचे का कॉर्नर, एक इधर वाला कॉर्नर 2, एक उस साइड वाला कॉर्नर 3, एक उस साइड वाला कॉर्नर 4, एक ऊपर वाला कॉर्नर 5, एक ऊपर वाला कॉर्नर इधर 6, एक इधर वाला 7 और एक इधर वाला 8। मतलब एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो चलिए हम लिख लेते हैं कॉर्नर कितने, 8। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 कॉर्नर, एकदम बेसिक, वेरी इजी। चलिए अब जरा एक बात बताइए, जो एक क्यूब, कोई भी क्यूब है, इसका जो एक कॉर्नर है वो कॉर्नर कितने क्यूब्स को टच कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कि क्यूब के आगे क्यूब है, क्यूब के पीछे क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्यूब है, क्यूब के नीचे क्यूब है, मतलब क्यूब ही क्यूब है, तो कितने क्यूब को वो टच कर रहा होगा। तो समझिए, देखिए एक कॉर्नर कितने क्यूब को टच कर रहा होगा, सोचिए जरा, सोचिए। देखिए ऐसे समझते हैं, अगर कोई क्यूब है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, अगर कोई क्यूब है, ठीक है, तो इसका एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, ऐसे समझिए, एक कॉर्नर ये हो गया, ठीक है, तो इसके इधर भी एक क्यूब होगा, ठीक है, इसको भी टच करेगा, मतलब 2 क्यूब को टच किया, इसके इधर भी एक क्यूब होगा, मतलब 3 क्यूब को टच किया, और इसके इधर भी एक क्यूब होगा, मतलब एक कॉर्नर टोटल 4 क्यूब को टच कर रहा है। यही ना भाई, 4 क्यूब को 2 डायमेंशन में टच कर रहा है, तो इस 4 क्यूब के ऊपर भी 4 क्यूब होंगे, तो टोटल कितने क्यूब को टच कर रहा है, 8 क्यूब को टच कर रहा है। फिर से समझते हैं, यही समझना है, सोचिए आप भी। चलिए किसी भी रूम के कॉर्नर पे चले जाइए, जैसे हम इस कॉर्नर पे आ जाए, देखिए इस कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो एक इस साइड वाला दीवार, एक उस साइड वाला दीवार, दो दीवार से जो क्यूब बन रहा है, ये दोनों तो टच करेंगे ही करेंगे। तीसरा, एक जो इसके एज से जो निकलेगा उस साइड वाला क्यूब भी टच करेगा, मतलब 3 क्यूब इसको टच कर रहे हैं, और एक क्यूब तो खुद है, मतलब एक कॉर्नर 4 क्यूब को कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो इसके ऊपर भी होंगे, जैसे समझने के लिए। चलिए एक मान लीजिए एक क्यूब है, मान क्या लीजिए है ही क्यूब